नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम इंटरनल ऑडिट चैप्टर का डिटेल में रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए अब हम इस इंटरनल ऑडिट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग कि इंटरनल ऑडिट होती क्या है। तो क्या होती है? तो इंटरनल ऑडिट के अंदर जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो क्या करता है? एश्योरेंस देता है। क्या देता है? एश्योरेंस। किसे? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। किसे देखा? मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी। जैसे स्टेट ऑडिट के अंदर जो एश्योरेंस दी जाती है वो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को नहीं दी जाती, वो थर्ड पार्टी को दी जाती है। जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, ऐसे स्टेक होल्डर्स को क्या होती है वहाँ पे एश्योरेंस दी जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी के ट्रू एंड फेयर भी दे रहे कि नहीं दे रहे। लेकिन इंटरनल ऑडिट के अंदर जो एश्योरेंस दी जाएगी ना, वो थर्ड पार्टी को नहीं दी जाएगी, वो किसे दी जाएगी? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट होती है ना, वो मैनेजमेंट के लिए होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होती है, वो किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं होती। इस कारण से यहाँ पे जो एश्योरेंस दी जाएगी वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को दी जाएगी। अब इसमें किस बात पे एश्योरेंस दी जाती है? जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो इंटरनल ऑडिट के अंदर किस चीज़ की एश्योरेंस देता है? ये एश्योरेंस देता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स हैं और जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये एश्योरेंस देता है। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को एश्योरेंस देता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये इफेक्टिव है कि नहीं है। और अगर ये इफेक्टिव नहीं होती तो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? इनको जा करके मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट कर देता है और यहाँ पे क्या करते हैं? इनको सजेस्ट करते हैं कुछ करेक्टिव एक्शन कि आप यहाँ पे ये करेक्टिव एक्शन लो ताकि आपके इंटरनल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव हो जाए। अब आपके मन में डाउट आ होगा कि सर ये इंटरनल कंट्रोल्स क्या है और ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है जो कि एक इंटरनल ऑडिटर को इवैल्यूएट करता है। तो ये होता है क्या है? तो इंटरनल कंट्रोल्स तो हमने स्टैंडर्ड्स में पढ़े भी हैं कि फ्रॉड और एरर ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस कारण से क्या लगाए जाते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। अब आप बोलोगे लेकिन सर ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ये क्या है? तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को डिटेल में हम हमारे एक चैप्टर आता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसमें डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना, ये क्या है? ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये इस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। ये तो क्या है? सिर्फ पार्ट है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या होता है इसके अंदर। इसमें क्या बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में कि आप कंट्रोल्स लगाने जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन कंट्रोल्स हवा में मत लगाओ कि कहीं पे भी जहाँ पे भी मर्जी हुई वहाँ पे कंट्रोल्स लगा दिए। नहीं, पहले क्या करो? पहले रिस्क असेस करो, उसके बाद क्या करो? उसके बाद कंट्रोल्स लगाओ। पहले रिस्क असेस करनी है, उसके बाद कंट्रोल्स लगाने हैं। जिस एरिया में रिस्क कम मिली वहाँ पे कंट्रोल्स कम लगाओ, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा मिली वहाँ पे कंट्रोल्स ज़्यादा लगाओ। तो यही अपनी क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इंटरनल ऑडिटर को देखना है कि एंटिटी रिस्क तो सही से असेस कर दिए ना, उसकी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस तो अच्छी है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे वास्तव में तो एक्चुअल में तो रिस्क ज़्यादा है, लेकिन एंटिटी ने क्या किया? क्योंकि उसकी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बेकार थी, लेकिन एंटिटी ने क्या किया? उससे ज़्यादा रिस्क वाले एरिया की रिस्क कम असेस कर ली और वहाँ पे कम कंट्रोल्स लगा रखे हैं। तो ऐसा हो सकता है, इस कारण से ये इंटरनल ऑडिटर को चेक करना होता है। तो ये हमने देख ली पूरी मीनिंग। अब मैं आगे आओ, नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। इसमें हम क्या सीखेंगे कि ये जो इंटरनल ऑडिटर है क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है। तो देखो इसमें पहले जो दो काम लिखे ना वो हमने डेफिनेशन में देख लिए। क्या? इंटरनल कंट्रोल फॉर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को चेक करना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड काम देखो क्या लिखा हुआ है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इंटरनल ऑडिटर ये काम भी कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि डेटर्स का एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर लेना, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना। तो ये सब भी कौन कर लेता है? इंटरनल ऑडिटर कर लेता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये काम तो स्टैट ऑडिटर करता है। तो स्टैट ऑडिटर तो क्यों करता है? वो ये चेक करना चाहता है कि जो एंटिटी ने डेटर्स दिखा रखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एकदम करेक्ट तो दिखा रखे ना, गलत तो नहीं दिखा रखे, कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने के लिए गलत तो नहीं दिखा रखे थे। लेकिन ये जो इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर ये क्यों चेक करता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? ये इसलिए चेक करता है क्योंकि मैनेजमेंट है, उसको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, उसको तो पता होना चाहिए ना कि मेरे डेटर कितने हैं, कि मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने डेटर डालूं। इस कारण से वो क्या करवा लेता है? अपने इंटरनल ऑडिटर से एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करवा लेता है। तो ये थर्ड काम ये भी कौन कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर कर सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है? ये चेक करना कि एंटिटी अच्छे से ऑपरेट कर रही है या फिर नहीं। एग्जाम्पल कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का रिव्यू करना कि एंटिटी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज तो कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये काम भी इंटरनल ऑडिटर कर सकता है। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। एंटिटी को क्या करना होता है? लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करने के लिए, लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाने होते हैं। तो उन कंट्रोल्स में तो कमियां नहीं है ना, वो कौन चेक करेगा? वो इंटरनल ऑडिटर चेक कर सकता है। और लास्ट क्या है? गवर्नेंस चेक करना कि एंटिटी का गवर्नेंस कैसा है, कि एंटिटी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि एंटिटी ने जो काम बांट रखा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो काम बटा हुआ है, काम एलोकेट किया गया है वो अच्छे से एलोकेट किया गया है या फिर हवा में एलोकेट किया गया है।
ऐसे तो नहीं कि एक ही बंदे को बहुत ज़्यादा पावर दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नेंस का भी रिव्यू कर सकता है। तो ये सारे काम कौन कर सकता है? एक इंटरनल ऑडिटर कर सकता है। अब आगे आओ, एप्लीकेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं? एप्लीकेबिलिटी कि जो इंटरनल ऑडिट है ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन को करवाना कंपलसरी है, कि जो इंटरनल ऑडिट है किन किन ऑर्गेनाइजेशन को करवानी ही पड़ेगी, मतलब जरूरी है उनको करवानी पड़ेगी। जैसे स्टैट ऑडिट होती है, उसके लिए क्या बोला गया है कि स्टैट ऑडिट सभी कंपनीज को कंपलसरी करवानी होगी, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में, करवानी होगी। लेकिन अब इसी तरह से हम देखने जा रहे हैं कि जो इंटरनल ऑडिट है किन किन कंपनीज को कंपलसरी करवानी होगी। तो सबसे पहला बोला गया एवरी लिस्टेड कंपनी, कोई भी अगर कंपनी लिस्टेड है, कोई भी कंपनी लिस्टेड है तो उसको अपनी इंटरनल ऑडिट करवानी ही होगी। सेकंड है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करवानी होगी? जो बड़ी बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होंगी ना, बहुत बड़ी बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनको भी क्या करवानी होगी? अपनी इंटरनल ऑडिट करवानी होगी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा कि ये जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है बड़ी है या फिर छोटी है? तो इसके लिए यहाँ पे 4 कंडीशन दे रखी है, 4 कंडीशन। तो इन 4 कंडीशन में से अगर एक भी फुलफिल हो गई, एक भी, तो उसको हम क्या मान लेंगे? बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। तो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले देखना है उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। अगर उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से और मोर है या 50 करोड़ से इससे ज्यादा, तो उसको हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है? बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, यानी उसको इंटरनल ऑडिट करवानी होगी। फिर टर्नओवर देखेंगे, अगर उसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसे हम क्या मान लेंगे? बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। या फिर जो उसने लोन्स ले रखे हैं, किनसे? वो भी ओनली बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। किससे? बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। वो कितने हैं? मोर देन 100 करोड़। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा 100 करोड़ और मोर, यहाँ पे क्या लिखा है? मोर देन 100 करोड़। तो ऐसी पब्लिक कंपनी को भी क्या मान लिया जाएगा? बड़ी पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा और उसको भी अपनी इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो क्या देखना हमने? लोन और बोरिंग किनसे देखना? ओनली बैंक और PFI से देखने हैं। एग्जाम्पल लूँ, एक एक्स लिमिटेड एक क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसने लोन्स ले रखे हैं, इसने बैंक से, PFI से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन ले रखे हैं वो कितना है? 90 करोड़ है। और अदर कंपनी से भी इसने लोन ले रखा है, ये ले रखा है मान लो 60 करोड़। तो देखो टोटल कितना हो गया? 150 करोड़। तो आप बोलोगे सर ये तो 100 करोड़ से ज्यादा है, 150 करोड़ क्या है? ये तो 100 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन हमें जो लोन से देखने, किससे देखने हैं? ओनली फ्रॉम बैंक और PFI। और वो बताओ कितने इस केस में? ओनली 90 करोड़, यानी 100 करोड़ से कम है। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? छोटी पब्लिक कंपनी है, यानी इसको इंटरनल ऑडिट नहीं करवानी। तो इस तरह से देखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट कंडीशन क्या है? डिपॉजिट्स की जो पब्लिक कंपनी अपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है वो कितनी हो? अगर 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा? बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा और उसको भी अपनी इंटरनल ऑडिट करवानी होगी। अब एक डाउट आता है कि सर ये जो कंडीशन देखनी है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन्स, बोरिंग, डिपॉजिट, ये कब देखनी है? ये ड्यूरिंग द ईयर देखनी है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखनी है, या फिर बैलेंस शीट डेट को देखनी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या बैलेंस शीट डेट? तो बोला गया कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है, ये तो कब देखनी है? बैलेंस शीट डेट को देखनी है। लेकिन जो लोन्स एंड बोरिंग्स है और डिपॉजिट्स है, ये कब देखना है? एट एनी टाइम। ये कब देखना है आपको? एट एनी टाइम। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं मैं एट एनी टाइम का। एंटिटी ने लोन लिए 1 मई को 150 करोड़ के, और उसने क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी ने रिपे कर दिए। ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी ने क्या कर दिया? रिपे भी कर दिए। कितने? मान लो 90 करोड़ के रिपे कर दिए, 90 करोड़ के। अब बताओ बैलेंस शीट डेट को कितना आउटस्टैंडिंग होगा? ओनली 60 करोड़। तो आप बोलोगे सर ये तो 100 करोड़ से कम है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लोन्स बोरिंग्स हैं, वो हमें कब देखने हैं? वो हमें देखने हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एंटिटी ने देखो 1 मई को कितना लोन लिया था? 150 करोड़, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस एंटिटी को क्या करवानी पड़ेगी? अपनी इंटरनल ऑडिट करवानी ही होगी। तो ये भी हमने देख लिया। अब इसमें एक डाउट और आ सकता है, ये तो मैंने बता दिया कि ये कंडीशन कब देखनी है, कि बैलेंस शीट डेट को देखनी है या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब डाउट आ सकता है कि ये जो कंडीशन देखनी है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर वगैरह, ये करंट ईयर के देखने हैं, लास्ट ईयर के? तो साफ साफ लिख दिया लास्ट ईयर के देखने हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो बताओ किस किस को करवानी है कंपल्सरी इंटरनल ऑडिट? सभी लिस्टेड कंपनीज को और बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज को करवानी है। बड़ी कैसे माना जाएगा? जो इन 4 कंडीशन में से एक कंडीशन भी फुलफिल कर दे। फिर नेक्स्ट है बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी को भी करवानी होगी। अब प्राइवेट कंपनी के लिए भी कंडीशन दी है, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 कंडीशन दी है। कौन सी? एक टर्नओवर वाली और एक लोन्स एंड बोरिंग वाली। 2 ही कंडीशन दी है और दोनों सेम है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। देखो 200 करोड़ और मोर टर्नओवर, यहाँ पे भी क्या लिखा है? टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, दोनों एकदम एज इट इज सेम है। तो ये भी हमने देख लिया कि बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन होगी, और एकदम ईजी है। बस ये ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी के केस में आपको ओनली 2 कंडीशन ही देखनी है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी
विच गेट्स कवर्ड अंडर अबाउ क्राइटेरिया आर कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स विद इन 6 मंथ ऑफ सच एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनी जो इस क्राइटेरिया में कवर हो जाती है, जैसे ही वो इस क्राइटेरिया में कवर होती है उसको क्या करना पड़ेगा, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ क्या करवानी पड़ेगी, अपनी इंटरनल ऑडिट उसको करवानी पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान ली कोई कंपनी है अनलिस्टेड है, तो वो जैसे ही लिस्टेड हो गई, जिस दिन वो लिस्टेड हुई उसको क्या करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट विद इन 6 मंथ में उसको अपनी इंटरनल ऑडिट करवानी होगी। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक कि जो इंटरनल ऑडिटर है कौन हो सकता है, कौन बन सकता है। जैसे अपना स्टैट ऑडिटर होता है, कौन बन सकता है बताओ, ओनली सीए, सीए तो बन सकता है। इसी तरह से जो इंटरनल ऑडिटर है बताओ ये कौन बन सकता है, तो बोला गया कोई भी बन सकता है, सीए, सीएमए, सीएस, कोई भी बन सकता है, और कोई दूसरा प्रोफेशनल भी बन सकता है एज डिसाइडेड बाय बोर्ड। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। कोई भी बन सकता है, सीए, सीएस, कोई दूसरा प्रोफेशनल भी बन सकता है, डिसाइड कौन करेगा, बोर्ड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आया क्या, कि जो इंटरनल ऑडिटर है मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉई, मतलब इंटरनल ऑडिटर बाहर का बंदा भी हो सकता है, और इवन ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो भी क्या बन सकता है, वो भी इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। इवन जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी क्या बन सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। स्टैट ऑडिटर में कभी भी एम्प्लॉई स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता। स्टैट ऑडिट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कभी भी स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनल ऑडिट में हमने क्या देखा, इवन एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये फालतू से इसको आप ओनली एमसीक्यू पर्पस से रीड कर लेना, एकदम फालतू सी बात लिख दी। क्या, इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर को क्या माना जाएगा, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्ट ही माना जाएगा। ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत हेल्प करता है मैनेजमेंट की। ये मैनेज नहीं करेगा कामों को, अभी हम आगे देखेंगे। इंटरनल ऑडिटर खुद काम नहीं करता, ये तो सिर्फ रिव्यू करता है, लेकिन हेल्प करता है पूरी मैनेजमेंट की। इस कारण से इसे पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ही माना जाता है। तो ये पॉइंट भी हमने देख लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो इसको समझने के लिए लो इसके बगल में डिपार्टमेंट। क्या एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये क्या होता है। मैंने बताया कुछ कंपनीज को क्या होती है, कंपलसरी होता है कि इंटरनल ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। जो बड़ी कंपनी होती है, जो अभी हमने देखा एप्लीकेबिलिटी में, लिस्टेड कंपनी, बड़ी बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी। तो ये कंपनियां क्या करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना लेती है। क्या करती है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना लेती है। ये जैसे होते हैं ना परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह, इस तरह से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना लेती है। तो देखो इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये क्या क्या करेगा, ये क्या करेगा, ओवरऑल प्लान बनाना, स्कोप बनाना, पूरा प्लान तैयार करना, और स्कोप बताना कि इंटरनल ऑडिट में काम क्या क्या होगा। अब इसको समझो, स्कोप का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा था ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि इंटरनल ऑडिटर ये सारे काम कर सकता है। लेकिन क्या बताओ, अगर कोई इंटरनल ऑडिटर है, क्या उसको सारे काम करने ही पड़ेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके स्कोप में जो जो कवर किया जाएगा उसको वो काम करने पड़ेंगे। मान लो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि तेरे को ये काम करना है, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सिक्स मैनेजमेंट और रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसको ये 3 काम ही करने होंगे। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा कौन, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि स्कोप क्या होगा। अब क्या बताओ, ये डिपार्टमेंट खुद ही डिसाइड कर लेता है क्या स्कोप क्या होगा, खुद डिसाइड नहीं करता। ये चैप्टर में आगे बताया गया है, ये जो स्कोप डिसाइड करेगा ना, ये क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिट कमेटी के साथ, टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करके डिसाइड करेगा, उनके साथ कंसल्ट करके डिसाइड करेगा, खुद से डिसाइड नहीं करेगा। तो इस तरह से इसका काम है डिपार्टमेंट का क्या, स्कोप डिसाइड करना। दूसरा काम क्या है, देखो दूसरा काम देखो, मॉनिटरिंग दी वेरियस ऑडिट असाइनमेंट्स। ये जो इंटरनल ऑडिट चल रही है ये सही से चल रही है कि नहीं हो रही, ये जो इंटरनल ऑडिटर है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको मॉनिटर करना ये कौन करेगा, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, रिव्यू दी परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये पॉइंट कब लगेगा, ओनली उस केस में लगेगा जब इंटरनल ऑडिटर कौन है, एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने बताया था ना, इंटरनल ऑडिटर बाहर का बंदा भी हो सकता है और एम्प्लॉई भी हो सकता है। जो तो थर्ड पॉइंट है, कब एप्लीकेबल होगा, ओनली कब एप्लीकेबल होगा, जब जो इंटरनल ऑडिटर है वो कौन हो, एम्प्लॉई हो। तो कोई भी ऑडिट होती है, हम क्या समझते हैं, ऑडिट कभी भी कोई अकेला बंदा नहीं करता, पूरी टीम जाती है। तो जो डिपार्टमेंट है ना, क्या करेगा, उस पूरी टीम की, इंटरनल ऑडिट टीम की परफॉर्मेंस को, उसकी ट्रेनिंग को रिव्यू करेगा कि उनकी ट्रेनिंग तो सही से हो रही है ना, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो रिव्यू करने का काम भी कौन करेगा, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आइडेंटिफाई दी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी इंटरनल ऑडिट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको क्या हुआ, कुछ एरियाज में ज़्यादा दिक्कत आ गई, समझ नहीं आ रहा उसको काम, तो उसको क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट्स की हेल्प। तो वो एक्सपर्ट्स कौन अपॉइंट करके देगा, ये डिपार्टमेंट ही आइडेंटिफाई करके देगा कि एक्सपर्ट बंदा होगा कौन। जैसे स्टैट ऑडिट में अगर स्टैट ऑडिटर को एक्सपर्ट की नीड होती है तो खुद से अपॉइंट कर लेता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर में डिपार्टमेंट क्या करके देगा, ये एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई करके देगा अगर इंटरनल ऑडिटर को एक्सपर्ट्स की नीड होती है तो। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देख लो क्या है,
कम्युनिकेट विथ ऑल की स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सारा काम हो जाएगा, सब रिपोर्ट वगैरह बन जाएगी। जब सारे काम हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन भी करता रहेगा डिपार्टमेंट। क्या करता रहेगा? सभी स्टेक होल्डर्स को, मैनेजमेंट वगैरह को, सबको बताता रहेगा कि हम जिस पर्पज से इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं वो पर्पज हमारे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो पर्पज हमारे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कि हम चाहते हैं कि फ्रॉड और एरर कम हो जाए तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि कंट्रोल्स बहुत अच्छे हो जाए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छा हो जाए तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा इंटरनल ऑडिट करवाने से। तो ये चीज़ भी क्या कर देगा? कम्युनिकेट कर देगा सभी को। कौन? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ये चीज़ भी कम्युनिकेट कर देगा। अब देखो इस टॉपिक में मैं आपको इसका निमोनिक बनवा देता हूँ। इसका लिखो आप निमोनिक प्रीसीएम। प्रीसीएम पी से क्या हो गया? रिव्यू द परफॉर्मेंस। पी से हो गया प्लान, आर से हो गया रिव्यू द परफॉर्मेंस, ई से हो गया एंगेज एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, सी से हो गया अपना कम्युनिकेट विद ऑल की स्टेक होल्डर्स, और एम से हो गया मॉनिटरिंग द वेरियस ऑडिट असाइनमेंट। ये हमने इसका निमोनिक भी हो गया। इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा? देखो ये जो सब हेडिंग लिखी है ये डाल देगा क्वेश्चन में कहीं पर भी और क्वेश्चन पूछ लेगा। ऊपर वालों में भी देख लेते हो कहीं पे निमोनिक की नीड है क्या? नहीं, देखो कहीं पे भी नीड नहीं है। मीनिंग है ये रीड करनी है। ऑब्जेक्टिव्स को एकदम ईजी है, लर्न करना चाहो तो कर लेना 3-4 पॉइंट्स। और फिर एप्लीकेबिलिटी पढ़ती याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। और इंटरनल ऑडिटर कौन होगा ये भी बहुत ईजी है, ये भी आपको पढ़ते ही याद होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब देखो इस टॉपिक में आप नाम से क्या लग रहा है कि हम क्या समझेंगे इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है इंटरनल ऑडिटर की, लेकिन ऐसे नहीं। क्या क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसके अंदर ओनली 2 ही डाली है, बाकी 3 क्या डाला है कि इंटरनल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है वो डाला है। तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, टू असर्टेन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। फिर देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, टू ऑब्जर्व द फैक्ट्स एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग देम टू नोटिस ऑफ अथॉरिटीज, कि जो भी काम कर रहा है तो उसमें देखना है कि क्या क्या कमियां हैं और क्या करना है उनको जाके मैनेजमेंट को यानी अथॉरिटीज को बता देना है। बस ये तो काम करना है। तो ये होगी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बचे हुए 3 देखो कि क्या क्या ध्यान रखना है। क्या करना है इसको? किस बात का ध्यान रखना है? टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, कि इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंटली काम करना है। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंटली का मतलब है बिना किसी के दबाव में आए काम करना है। काम तो इसको अच्छे से ही करना है। ऐसे नहीं कि इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय भी हो सकता है तो हवा में काम कर लिया, ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि एक एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करेगा, काम तो उसको इंडिपेंडेंट होकर ही करना है बिना किसी के दबाव में आए। फिर नेक्स्ट क्या है? नॉट टू इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं करने, मतलब इसको कोई काम, जो इंटरनल ऑडिटर है उसको कोई काम को मैनेज नहीं करना, ओनली रिव्यू करना है। ओनली क्या करना है? इसको काम को रिव्यू करना है। जैसे ऐसे नहीं कि खुद ही अकाउंटिंग करने लग जाए, नहीं, इसको तो काम को रिव्यू करना है। ऐसे नहीं कि खुद ही कंट्रोल्स लगाने लग जाए, इसका काम क्या है? कंट्रोल्स चेक करना कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं। अब मान लो कोई जगह है, कोई एरिया में कंट्रोल्स बेकार है, तो ऐसा नहीं कि खुद ही जाके कंट्रोल्स लगाने लग जाए, नहीं, खुद कंट्रोल्स नहीं लगाएगा, ये तो सजेशन देगा, बस रिव्यू करेगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं। और लास्ट क्या है? अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है। अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है कि मैंने लास्ट क्वार्टर भी क्या करी थी, इंटरनल ऑडिटर को देखना है कि देखो मैंने लास्ट क्वार्टर भी इंटरनल ऑडिट करी थी, इस क्वार्टर भी मैं ही कर रहा हूँ। तो देखना है कि इस क्वार्टर ऐसे तो नहीं कि मैंने न्यू कंट्रोल्स लगा दी हो, तो वो पता होना चाहिए। और इसको न्यू लॉज एंड रेगुलेशन वगैरह आ रही हैं तो उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह से इसको अपनी नॉलेज को भी अप टू डेट रखना है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसका भी मेमोरी एड बनाना चाहो तो बना लो आप। इसका बनाओ कोना, इसको कोना कोना छान मारना। कीप नॉलेज अप टू डेट, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ओ से एक और है ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड से नॉट टू इन्वॉल्व, और ए से असर्टेन दी एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इसमें क्वेश्चन बनाएगा इसे किस लाइन पे बनाएगा? ये सब हेडिंग देखो, ये सब हेडिंग है, इस पे क्वेश्चन बना देगा इसी। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। क्या है स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग या रिव्यू ऑफ वर्क बाय इंटरनल ऑडिटर, कि इंटरनल ऑडिटर क्या क्या काम कर सकता है। याद करो स्टार्टिंग में जब एक टॉपिक आया था अपना ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मैंने क्या बोला था कि इसी टॉपिक को हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एक इंटरनल ऑडिटर क्या क्या काम कर सकता है। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि एक इंटरनल ऑडिटर क्या क्या काम कर सकता है। वही टॉपिक यहाँ पे आ रहा है डिटेल में, सेम टू सेम देखना, वही बातें आएंगी, बस लैंग्वेज डिफरेंट है बस। सबसे पहला काम रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वही चीज़ कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं। दूसरा काम कंप्लायंस विथ पॉलिसी प्लान्स एंड रेगुलेशन। देखो लैंग्वेज चेंज हो गई, इधर क्या था कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, आप लिख दिया कंप्लायंस विथ पॉलिसी प्लान्स एंड रेगुलेशन। तो बताओ एंटिटी क्या करती है? लॉज एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस के लिए क्या बनाती है? एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाती है, कई सारे कंट्रोल्स लगाती है।
तो इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है, उसको रिव्यू करना कि जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो ये लिखा है कि इंटरनल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी कि इंटरनल ऑडिटर हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसको मैनेज नहीं करना। मैनेज तो किसको करना है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेज का मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन वाले बोल दिए इंटरनल ऑडिटर को तू क्या कर, तू हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना दे, नहीं ये नहीं करेगा। इसका काम तो ओनली रिव्यू करना है कि जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है इफेक्टिव है कि नहीं, बस इतना सा काम है। तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो द एलिमेंट्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, किस नाम से, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि डेटर्स को चेक करना, उनका एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर लेना, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना। तो वही काम यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया, वही बात एलिमेंट्स एंड रिलेटिविटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के नाम से। अब नेक्स्ट देखो आप, ये हमने देखा फर्स्ट बी, ये सी और आ डी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप वाले में, क्या रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कि एंटिटी अच्छे से ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसी पॉइंट पे यहाँ क्या लिख दिया, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि एंटिटी अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है कि नहीं कर रही। अब यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि कैसे चेक करना है। तो इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा कि रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए कि कितना रिसोर्स यूज होना चाहिए, उसके लिए एंटिटी ने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर रखे या फिर नहीं कर रखे, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बना रखे या फिर नहीं बना रखे। अब दूसरा पॉइंट देखो, ये पहले वाले से लिंक है, रिव्यू दी मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स कि इन स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेथड क्या यूज़ करे हैं वो भी देखना पड़ेगा। मेथड क्यों देखने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि एंटिटी ने स्टैंडर्ड्स तो लगा दिए, एंटिटी ने क्या कर दिए, स्टैंडर्ड्स तो एस्टेब्लिश कर दिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स बनाए वो हवा में बना दिए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लूँ मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। मान लो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, इसकी 1 यूनिट बनाने के लिए मान लो एक्चुअल में, अगर एकदम एक्चुअल में देखा जाए ना तो 10 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए, तो 10 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए, तो ये एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए एक्चुअल में। लेकिन एंटिटी क्या करिए, एंटिटी को क्या पता है कि हमें एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना है। अब एंटिटी क्या करिए, मान लो अगर मेथड फॉलो नहीं कर रही तो वो क्या बोल देगी गलती से कि 10 की जगह 20 kg लगना चाहिए। इससे क्या होगा, एंटिटी का बहुत सारा रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। इस कारण से ऑडिटर चेक करेगा कि एंटिटी स्टैंडर्ड्स बना रही है कि नहीं बना रही, और अगर एंटिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए स्टैंडर्ड्स बना रही है तो प्रॉपर मेथड्स तो यूज कर रही है ना, प्रॉपर मेथड से यूज कर रही है ना। अब देखो थर्ड पॉइंट एकदम ईजी है कि ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ये क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स डिटेल्ड इनफ होने चाहिए। डिटेल्ड इनफ क्यों नहीं चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉइज हैं वो उनको अच्छे से यूज कर सके। क्या होने चाहिए, डिटेल्ड इनफ होने चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होने चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉइज यूज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होना चाहिए, डिटेल्ड इनफ। अब लास्ट पॉइंट देखो क्या है, इफ देयर इज वाइड डिवर्जेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स। अब जब इंटरनल ऑडिटर चेक कर रहा था उसने क्या देखा कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकली उसमें क्या रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड बनाया गया था कि प्रोडक्ट ए को 1 यूनिट बनने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में लग रहा है मान लो 15 kg लग गया एक्चुअल में। तो ये इंटरनल ऑडिटर देखेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको रीजन देखने रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन देखने रहेंगे। वो रीजन में देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि स्टैंडर्ड से गलत बन गए, वो रीजन में देखेगा ऐसा तो नहीं कि जो स्टैंडर्ड थे एकदम डिटेल में नहीं थे, एम्प्लॉइज को बातें समझ ही नहीं आई थी, उनको लगा था कि 15 लगाना है, क्यों एकदम डिटेल में नहीं थे। या फिर वो देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉइज ही बेकार थे, उन्होंने क्या कर लिया, कुछ माल चोरी कर लिया। या फिर वो देखेगा नहीं एम्प्लॉय तो अच्छे थे कि जो मशीन लगी हुई है वही बेकार थी, उसमें क्या होता है मशीन के अंदर ही 5 kg मटेरियल वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो रीजन चेक करेगा। तो ये है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस तरह से वो चेक करेगा, और जो भी इसको गड़बड़ी मिली, जो भी इसको रीजन मिलेगा वो क्या कर देगा, मैनेजमेंट को जाके रिपोर्ट कर देगा। तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आ जाओ नेक्स्ट, कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स के रिगार्डिंग उसको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या रिव्यू करना है इंटरनल ऑडिटर को। तो देखो ये भी वही है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन था ना, कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना, वो लिखा है। कोई भी एसेट्स है कि उसको एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना कि वास्तव में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। उस एसेट्स की अकाउंटिंग देखनी, कि अकाउंटिंग तो फुल्ली हो रही है ना, कि जो एसेट है उसकी जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए तो डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है कि नहीं, उसका जो रिवैल्यूएशन होना चाहिए रिवैल्यूएशन किया जा रहा है कि नहीं, उस पर जो इम्पेयरमेंट लगना चाहिए वो इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं। इस तरह से क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, एक तरह से एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और क्या करेगा, इस एसेट्स के रिगार्डिंग जो कंट्रोल है उनको रिव्यू करेगा, इस एसेट्स के रिगार्डिंग जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं उनको रिव्यू करेगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं। तो क्या कंट्रोल्स लगाए जाते हैं नॉर्मली एसेट्स के रिगार्डिंग, कि उनकी अकाउंटिंग टाइमली हो, ये सब कंट्रोल, उस एसेट्स के रिगार्डिंग कोई फ्रॉड और एरर ना हो, तो वो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। तो चेक करेगा कि ये कंट्रोल्स अच्छे हैं कि नहीं, ये चेक करेगा। और क्या देखेगा, देखो लास्ट पॉइंट जो है ये भी कंट्रोल्स का ही पॉइंट है, क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, ये देखेगा।
कि एसेट्स के रिगार्डिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, कि एंटिटी ने अच्छे से काम बांट रखा है या फिर नहीं बांट रखा। ऐसे तो नहीं कि काम कोई भी कर लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लूँ, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज में एक ए नाम का बंदा है, ये क्या कर लेता है, सारी चीज़ कर लेता है। इस इन्वेंट्री की कस्टडी भी ए नाम के बंदे के पास है। इसका जो बेचने का काम है ये भी कौन करता है, ए नाम का बंदा कर लेता है। और इन्वेंट्री की जो रिकॉर्डिंग है ये भी कौन करता है, ए नाम का बंदा। तो अब अगर मामला ऐसा है, अगर ये क्या है, अगर इस तरह से कोई चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये नाम का बंदा क्या करेगा, भयंकर रूप से फ्रॉड करेगा। क्या करेगा, भयंकर रूप से फ्रॉड करेगा। इस कारण से इंटरनल ऑडिटर को चेक करना होता है एसेट्स के रिगार्डिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं। मतलब क्या होना चाहिए, काम बटा हुआ होना चाहिए कि अगर कस्टडी ए के पास है तो बी नाम के बंदे को सेल्स का काम दे दो, सी नाम के बंदे को रिकॉर्डिंग दे दो। इस तरह से क्या होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ताकि फ्रॉड वगैरह ना हो। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये भी हमने ऑलरेडी देख रखा है। उधर किस नाम से था, ये गवर्नेंस नाम से। ये दिखाई देता मैं आपको ताकि आपको याद आ जाए। देखो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, लास्ट पॉइंट था रिव्यू ऑफ गवर्नेंस, कि एंटिटी का गवर्नेंस कैसा है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें इसको क्या क्या चेक करना है, इसमें इंटरनल ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है, एकदम सिंपल से पॉइंट हम देख लेते हैं स्पीड से। इसे देखना है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट हेड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप तो नहीं हो रही, डिफरेंट हेड्स के लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ओवरलैप तो नहीं हो रही। यहाँ पे ऐसे नहीं एग्जांपल दे दिया, जैसे मैनेजरियल स्टाफ का काम ऐसे तो नहीं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कर रहा है और चीफ एग्जीक्यूटिव का काम मैनेजरियल स्टाफ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट हेड्स के लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मान लो मैनेजरियल स्टाफ वाले काम में गड़बड़ी मिली, मैनेजरियल स्टाफ वाले काम में गड़बड़ी मिली, तो किसको अपन दोषी ठहराएंगे, किसको पनिशमेंट देंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्यों, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ओवरलैप हो रही है, इस कारण से। दूसरा पॉइंट देखो, इसी से लिंक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, एडुकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा कि एडुकेट सेग्रीगेशन ड्यूटीज है कि नहीं। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगी तो इससे क्या होगा, कभी भी ये काम है, कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एकदम ईजी है। जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, इसका मतलब है जो पावर बांटी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसे नहीं कि एक ही बंदे को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पावर सही से डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों को, तो वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये एकदम इजी था। तो जो इंटरनल ऑडिटर ऊपर के 3 काम करेगा, वो कैसे पता लगाएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ओवरलैप हो रही है कि नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, और पावर किसको कितनी दी गई है, ये कैसे पता लगाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट बना होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होता है। तो उसको देख करके पता लगाएगा कि किस बंदे की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और किस बंदे को कितनी पावर दी गई है, इससे पता लगाएगा। तो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देखेगा। और लास्ट पॉइंट एकदम इजी था, ये देखेगा प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट मतलब प्रमोशन वगैरह, बोनस वगैरह, उसकी क्या प्रोसेस है। तो कि इस एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिटर को चेक करना होगा कि इस एंटिटी के अंदर जो प्रमोशन है वो किस बेस पे दी जाती है, बोनस किस बेस पे डिसाइड किया जाता है। ये देखेगा कि ऐसा तो नहीं किसी भी लल्लू पंजू को प्रमोशन दे दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बंदा अच्छा से काम करे, मेहनत से काम करे, उसी को प्रमोशन दी जानी चाहिए। तो इस तरह से क्या करेगा, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो भी कमियां मिलेगी वो मैनेजमेंट को जाकर रिपोर्ट कर देगा। तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके अंदर लास्ट पॉइंट एकदम फालतू सा, जी पॉइंट, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या देखेगा कि एंटिटी ने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं वो अटेनेबल है कि नहीं, बस इतना सा चेक करना है। जो ऑब्जेक्टिव सेट करे एंटिटी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अटेनेबल है कि नहीं। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हम जो इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं ना, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनल ऑडिट से हमें इतना फायदा हो जाए, इतना फायदा हो जाए कि हमारे कोई फ्रॉड और एरर ही ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो बताओ क्या ये ऑब्जेक्टिव अटेनेबल है, पॉसिबल ही नहीं है। कि बिल्कुल भी फ्रॉड एरर ना हो, जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड एंड एरर जीरो हो जाए, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी चीज़ रिव्यू कर देगा। तो ये फालतू सा काम था। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसको कैसे पढ़ना है वो और बता देता हूँ। देखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, तो ये आपको ये पॉइंट लिख देना है। यहाँ पे 7 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 5 लिखने हैं। उनकी हेडिंग तो एज इट इज होनी चाहिए, अंदर का थोड़ा थोड़ा बना के लिख देना। लेकिन कुछ टॉपिक्स पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कस्टडियनशिप वाले पे, कंप्लाइंस वाले पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, यूटिलाइजेशन पे, इन पे अलग से आ सकते हैं। तो इनको आपको अंदर से याद करना पड़ेगा, बाकी को रीड करना है सिर्फ। अब मैं आपको मेमोरी बना देता हूँ। इसका लिखो आप यूकोरिया, जिसमें सी 2 बार आ रहा है, यूकोरिया। यू से क्या हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी से क्या हो गया, कस्टडियनशिप और कंप्लाइंस। ओ से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आर से क्या हो गया,
रेलिवेंस, रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई से इंटरनल कंट्रोल, और ए से अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इनमें से आपको कोई भी 5 याद करने हैं। अब देखो कस्टडियंस वाले, इसके लिए मैं आपको मेमोरी वर्ड नहीं बना रहा, ये आप वैसे ही कर लेना याद, इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स याद कर लेना। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका बना देता हूँ मैं आपको मेमोरी वर्ड, पारो। पी से प्रोसेस ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट, ए से एडिकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, रीजनेबलनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और ओ से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। यूटिलाइजेशन, ये आप समझ के याद कर लेना, एकदम सिंपल सा है, तो एकदम सिंपल सा है, अपने आप याद हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट भी है यूटिलाइजेशन वाला भी। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आईसीएस को कैसे पूछ लेता है, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कि प्रिंसिपल्स क्या है इंटरनल ऑडिटर के। तो बताओ क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। 3 प्रिंसिपल्स बताए गए यहाँ पे, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी। इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। तो देखो पहले 2 जो बताए गए हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंस। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होकर ही काम करना है, इंडिपेंडेंटली ही काम करना है। कैसे काम, देखो यहाँ पे ये लिखा है, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्री फ्रॉम अनड्यू प्रेशर, मतलब किसी के प्रभाव में आके काम नहीं करना और किसी के भी दबाव में आके काम नहीं करना, इतना सा लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो किसका है, इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी कैसे काम करना है, हाई इंटीग्रिटी के साथ एकदम ईमानदारी से काम करना है। एकदम ईमानदारी से काम का मतलब इसको अपनी पोजीशन का, इसको जैसे इंटरनल ऑडिटर मान लो, जो वो क्या है, एम्प्लॉई है उस ऑर्गेनाइजेशन का और बहुत बड़ी पोजीशन पे है, तो इसको अपनी पोजीशन का फायदा अपने फायदे के लिए यूज नहीं करना कि वो वहाँ पे फ्रॉड खुद ही फ्रॉड करने लग जाए, ऐसा नहीं करना है, इसको ईमानदारी से काम करना है। और जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट है। इसका मतलब क्या ऑब्जेक्टिविटी का, कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिटर की किसी मैनेजमेंट से लड़ाई चल रही है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लड़ाई चल रही है, तो उसके कारण, मतभेद के कारण, उसको ऐसा नहीं कि मैं गलत काम करूंगा, ऐसा नहीं करना, उसको अपना काम तो अच्छे से ही करना है। तो ये लिखा है, इसको अपना काम कैसे करना है, हाईली ऑब्जेक्टिव मैनर में करना है, और जो भी इसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो भी मतभेद चल रहे हैं, उनको इग्नोर करना है, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, ईजी सा टॉपिक है, 1-2 बार ही पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह से याद कर लेना कि पहले 2 पॉइंट इंडिपेंडेंस के हैं, ये 3rd पॉइंट इंटीग्रिटी और लास्ट 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिविटी। इस तरह से अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। फिर क्वालिटीज, एकदम सिंपल सा टॉपिक, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखो इंटरनल ऑडिटर कितने सारे काम करते हैं अभी हमने देखा, तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले बोला स्पेशल एक्सपर्टाइज होना चाहिए, किस चीज़ का, कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने के लिए। बताओ सबसे मेन काम क्या है, इंटरनल ऑडिटर का सबसे मेन काम ही क्या है, कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं। तो इसके लिए तो क्या होना चाहिए, इसमें स्पेशल एक्सपर्टाइज होना चाहिए। उसके बाद बोला कि इसमें कई सारी नॉलेज होनी चाहिए, कई सारी चीज़ों की, किस किस की, अकाउंटिंग की, टेक्नोलॉजी की, लॉ की, टैक्स की, कॉस्टिंग की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, सभी चीज़ों की नॉलेज। लेकिन ये सारी नॉलेज ऐसी नहीं कि डीप होनी चाहिए, बहुत खतरनाक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, बेसिक नॉलेज सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी कर लेता है, ये रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करता है, यानी इसको कॉस्टिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, ये रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन भी करता है, यानी इसको टैक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। इस कारण से बोला गया इसको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट फालतू था, एबिलिटी टू डील विद पीपल। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट माना जाता है कि मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो ये इसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू डील विद पीपल, कि लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, वो गुण भी इसके अंदर होनी चाहिए, वो क्वालिटीज भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके लिए भी मैं आपको कोई मेमोरी वर्ड नहीं बना रहा। देखो ऊपर वाला ये तो बहुत ईजी टॉपिक था, ये वाला है, इसके अंदर आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद कर लेना, एनी 4 पॉइंट। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, कि ये इंटरनल ऑडिट कैसे परफॉर्म करी जाएगी, क्या स्टेप्स होंगे। अभी तक तुमने क्या सीखा, क्या क्या काम करता है, लेकिन उन काम को करेगा कैसे, वो अब हम सीखने जा रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर उन काम को करेगा कैसे, तो यहाँ पे 5 स्टेप्स बताए गए। सबसे पहले स्टेप क्या, देखो ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। देखो स्टैट ऑडिट में भी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम अंडरस्टैंडिंग तो लेते हैं बिजनेस की, क्या करते हैं, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उससे क्या निकाल लेते हैं, हम रिस्क निकाल पाते हैं, ROM रिस्क कैलकुलेट कर पाते हैं। और जैसी रिस्क पता लग जाती है, तो जहाँ पता लगता है कि जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे कम मेहनत करते हैं, जहाँ पे पता लगता है कि रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा मेहनत। इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नॉलेज लेंगे। कैसे लेंगे, मीटिंग करके स्टेक होल्डर से, डायरेक्टर से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को रीड करके हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जैसे हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, पता लगा ली कितनी रिस्क, अब क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, प्लानिंग। अब देखो प्लानिंग कैसे करनी है वो हम डिटेल में देखते हैं। इंटरनल ऑडिट प्लान की प्लानिंग होगी कैसे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
इंटरनल ऑडिटर शुड इन कंसल्टेशन विद TCWG एंड ऑडिट कमेटी डेवलप द प्लान। क्या करेगा इंटरनल ऑडिटर, यहाँ पे जो प्लान बनाएगा ना वो खुद प्लान नहीं बना लेगा अपने मन से ही, यहाँ पे क्या करेगा TCWG और ऑडिट कमेटी के साथ कंसल्ट करके इनके साथ डिस्कस करके ही प्लान बनाएगा, इनके साथ डिस्कस करके ही प्लान बनाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये भी हम समझ जाएंगे जब आगे देखेंगे ना कि क्या प्लानिंग करेगा, तब हमें समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो प्लानिंग में वैसे क्या होता है, हम प्लानिंग में करते क्या है कि रिस्क आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे रिस्क कम वहाँ पे कितनी प्रोसीजर लगानी है, क्या प्रोसीजर लगानी है और कितनी कम मेहनत करनी है, ज़्यादा करनी है। तो ये सब क्या होता है प्लानिंग का पार्ट होता है। तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है यहाँ इंटरनल ऑडिट के अंदर भी। तो देखो क्या क्या होगा, पहले 3 पॉइंट हम एक साथ पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा इस प्लान का मतलब। क्या क्या करेगा ये, रिस्क देखेगा कि रिस्क कितनी है, फिर रिस्क एपेटाइट देखेगा और उसके बाद क्या निकालेगा एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड। देखो स्टैट ऑडिट में तो नॉर्मली क्या होता था, हम रिस्क देखते थे और जैसी रिस्क पता लग गई उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता था कि वहाँ पे कितनी मेहनत लगेगी। अगर रिस्क कम है कम मेहनत, रिस्क ज़्यादा है ज़्यादा मेहनत। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखनी है, एक चीज़ रिस्क एपेटाइट भी देखनी है, रिस्क एपेटाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिस्क एपेटाइट क्या होती है और ये कैसे पता लगेगी मैं आपको बताता हूँ। तो रिस्क एपेटाइट क्या होती है, रिस्क एपेटाइट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने हद तक रिस्क को झेल सकती है, कितने एक्सटेंट तक रिस्क को झेल सकती है, इसे कहते हैं रिस्क एपेटाइट। तो ये पता कैसे लगेगी, ये पता लगेगी TCWG ऑडिट कमेटी के साथ कंसल्ट करने से। इस कारण से हम कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो ये कारण है। तो देखो अब प्लान बनाते वक्त क्या क्या देखना है, रिस्क कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपेटाइट कितनी है, उसके बाद हम निकाल पाएंगे एफर्ट्स इन्वॉल्व कितना है। एक एग्जांपल लूँ, कोई एरिया में क्या है रिस्क एकदम कम है, रिस्क बहुत कम है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की मान लो क्या है TCWG ऑडिट कमेटी बता रहे हैं कि हमारी जो रिस्क एपेटाइट है ना वो एकदम कम है, मतलब हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं झेलना चाहते बिल्कुल भी। तो बताओ ऐसे केस में जो एफर्ट्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, वो क्या लगेंगे मीडियम एफर्ट्स लगेंगे। क्या लगेंगे मीडियम, कम एकदम कम एफर्ट्स नहीं लगेंगे, क्या लगेंगे मीडियम एफर्ट्स लगेंगे। क्यों, क्योंकि रिस्क कम है लेकिन एंटिटी रिस्क भी बिल्कुल नहीं झेलना चाहती, इसलिए इंटरनल ऑडिटर को मीडियम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर मान लो कोई एरिया में रिस्क क्या है ज़्यादा है, रिस्क क्या है ज़्यादा और एंटिटी बिल्कुल रिस्क भी नहीं झेलना चाहती, तो जो एफर्ट्स लगेंगे वो बहुत भयंकर लगेंगे, बहुत भयंकर लगेंगे। तो इस तरह से होता है। तो ये सब प्लानिंग होगी। फिर ये थर्ड पॉइंट तो देखो एकदम लॉजिकल है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, अभी क्या कर रहा है, देखो इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है प्लानिंग के टाइम, कंसल्ट कर रहा है TCWG ऑडिट कमेटी से। तो उनको क्या करेगा प्लानिंग के टाइम, ये भी बता देगा वैल्यू डेट इंटरनल ऑडिट कैन प्रोवाइड टू ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बता देगा कि इंटरनल ऑडिट होने से आपके क्या क्या फायदा हो जाएगा, कितना फायदा हो सकता है। जैसे ये बताएगा कि मैं आपके इंटरनल ऑडिट करूंगा, उसमें मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखूंगा, तो आपका जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं वो मैं आपका बचा लूंगा। या फिर आप जो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन के लिए आपने जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो आपके अभी बेकार हैं क्योंकि आपकी पेनल्टी वगैरह लग रही है, लेकिन मैं क्या करूंगा अच्छे से चेक करके बता दूंगा कि कहाँ पर कंट्रोल की कमियां हैं। तो आप क्या कर पाओगे, टाइमली लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस कर पाओगे और आपका पेनल्टी वगैरह लगने से आपके बच जाओगे। तो इस तरह से बताएगा TCWG ऑडिट कमेटी को। तो ये फालतू सा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देखो, ये भी लॉजिकल एकदम, क्या कि ऑल ऑडिटेबल एरियाज को मैं विद इन डिफाइंड टाइम कैसे कवर करूंगा, कैसे कवर करूंगा, ये भी इसको प्लान करना है कि मेरे को जो भी काम करना है। ऑल ऑडिटेबल एरियाज का मतलब क्या है कि मेरे को जो जो काम दिए गए हैं, मेरे को जो जो काम दिए गए हैं उसको मैं विद इन गिवन टाइम के अंदर, जो मेरे को टाइम दिया गया है उसके अंदर मैं कैसे कवर करूंगा, वो भी इसको क्या करना है प्लानिंग बनाते वक्त इसको क्या करना है डिसाइड करना है कि मैं कैसे इसको कवर करूंगा। तो ये हमारी ऑडिट प्लानिंग भी होगी, इस तरह से पूरी प्लानिंग होगी। अब देखो प्लानिंग वाले में भी इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको कोई निमोनिक नहीं बना रहा। क्यों, बहुत ईजी है, 5 पॉइंट है, एकदम लॉजिकल पॉइंट है इस कारण से। तो देखो अब वापस आ जाते हैं स्टेप में। हमने क्या क्या देखा, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बिजनेस की नॉलेज लेंगे जिससे हमें रिस्क पता लग जाएगी। उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कि कैसे विद इन गिवन टाइम हमें अपना काम कंप्लीट करना है और कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है। तो ये डिटेल में हमने देख लिया कि कैसे पता लगेगा ये चीज़ें, प्लान कैसे बनेगा। अब देखो जैसे ही प्लान बन गया, अब इसे क्या करना है, अब इसे काम स्टार्ट करना है। तो इसे क्या चाहिएगी, सबसे पहले से इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। तो क्या करेगा थर्ड स्टेप में, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा। अब इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेगा, एकदम सिंपल था, कैसे करेगा, डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्स। डायरेक्टली मैनेजमेंट TCWG के पास जाएगा, उनसे गैदर कर लेगा डायरेक्टली। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, इसमें तो ऐसा ही होगा इंटरनल ऑडिट में। ऐसा क्यों, जैसे स्टैट ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट से स्टैट ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, कभी भी स्टैट ऑडिटर से विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमें पता रहता है कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ झोल कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन में। लेकिन आप ये बताओ, ये जो इंटरनल ऑडिट हो रही है ये तो किसके लिए हो रही है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हो रही है, ये थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा ना हो रही है, ये तो किसके लिए हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए जब यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगेगा ना, तो मैनेजमेंट एकदम सही इन्फॉर्मेशन ला करके इसको देगा।
एकदम सही से इन्फॉर्मेशन एकदम खुश होकर के इसको ला करके देगा। तो इस तरह से होगा किसके अंदर, इंटरनल ऑडिट में। तो गैदर करेगा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टली मैनेजमेंट से मांग लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, परफॉर्म द ऑडिट चेक। अब इन्फॉर्मेशन तो आ गई, अब उनको चेक भी तो करना है ना, इन्फॉर्मेशन को पता तो लगाना है ना, वहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी है, कहाँ पे कमियां हैं, वो सब इसको पता लगाना है। तो वो कैसे चेक करेगा, वो कैसे चेक करेगा, जो अपन प्रोसीजर्स पढ़ते हैं ना कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो सारी लगाएगा, जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग वगैरह, सैम्पलिंग, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये सब लगाएगा। और लास्ट में जो जो काम करेगा उसको अपने वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंट कर देगा। उसको क्या करेगा, अपने वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंट कर देगा। इतना सा लिखा है। अगर इसको आप समझने के लिए अगले एग्जाम्पल चाहते हो कि सर परफॉर्म ऑडिट चेक का मतलब इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या है, तो हल्का सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो इंटरनल ऑडिटर को कंट्रोल चेक करना था। एक कंट्रोल था क्या, कि जो भी परचेस ट्रांजैक्शन हो, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंट्रोल लगा हुआ था कि जो भी परचेस ट्रांजैक्शन होती है उसको कौन करता है, एक मिस्टर ए नाम का बंदा है वो अप्रूव करता है। ये कंट्रोल लगा हुआ है। तो जिस पीरियड की ये इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसमें मान लो ये परचेस ट्रांजैक्शन कितनी हुई, ये हुई टोटल 1000 ट्रांजैक्शन हुई। कितनी, 1000 ट्रांजैक्शन। तो इसको चेक करना है कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल क्या लगाया गया था कि मिस्टर ए अप्रूव करे तभी अपन परचेज कर सकते हैं, वरना परचेज नहीं हो सकती। तो इंटरनल ऑडिटर को चेक करना है कि वास्तव में ये कंट्रोल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वास्तव में मिस्टर ए इन परचेज ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है कि नहीं करता। तो बताओ यहाँ पे तो कितनी ट्रांजैक्शन थी है, 1000 ट्रांजैक्शन थी है। क्या इंटरनल ऑडिटर सारी की सारी ट्रांजैक्शन चेक करेगा क्या, 1000 की 1000? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कर लेगा, सैम्पलिंग कर लेगा। इनमें से क्या करेगा, 1000 में से कोई भी 50-60 ट्रांजैक्शन चेक कर लेगा, इस तरह से। तो ये भी कंप्लीट हुआ। देखो कितना सिंपल स्टेप था और कितना लॉजिकल था, लेकिन स्टूडेंट को हार्ड लगता है बिना बात में। कितना लॉजिकल है। लास्ट स्टेप देखो, अब देखो क्या हो गया, सारे काम हो गए। बिजनेस की नॉलेज ले ली, प्लान बना लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और उस पर प्रोसीजर्स लगा दिया, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग वगैरह सब। अब लास्ट में क्या करेंगे, जब सारा काम हो गया तो अब क्या करेंगे, जो भी इश्यूज मिले, जो भी गड़बड़ियाँ मिली उनकी रिपोर्टिंग कर देंगे। क्या करेंगे, जो भी गड़बड़ियाँ मिली उनकी रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट कैसे कैसे जाती है, यहाँ पे 3 रिपोर्ट जाती है। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट मतलब जैसे ही काम होगा ना, वैसे डायरेक्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं बनेगी। डायरेक्टली यहाँ पे फाइनल नहीं बनती, पहले क्या बनती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट। और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट क्या करते हैं, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस होती है, उसके बाद क्या बनती है, फाइनल रिपोर्ट बनती है, जो कि ऑडिट कमेटी को, जो किसे दी जाती है, ऑडिट कमेटी को दी जाती है। अब यहाँ पे एक रिपोर्टर बनती है एक्शन टेकन रिपोर्ट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये ऐसा होता है, क्या होता है रिपोर्ट में, जैसे ही इंटरनल ऑडिटर सारे काम कर लेता है तो उसे जो जो गड़बड़ियाँ मिलती है तो डायरेक्टली ऑडिट कमेटी को जाकर रिपोर्ट नहीं करता, पहले क्या करता है, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाता है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करता है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बना के ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह से होता है काम। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया कि स्टेप्स क्या होंगे, और एकदम ईजी से स्टेप्स हैं। ये कैसे याद करना है, ये जो हेडिंग है तो अच्छे से याद करनी है आपको, अंदर का सिर्फ रीड करना है, हमेशा रीड करना है। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट, प्लान कंप्लीट हो गया। अब देखो हमने लास्ट स्टेप क्या पढ़ा था, रिपोर्टिंग। अभी तो सिर्फ हमने इतना सा देखा रिपोर्टिंग कैसे होगी, कि पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी और लास्ट में फाइनल रिपोर्ट, ऐसा। लेकिन इसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। अब इसी को, रिपोर्टिंग को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर जो रिपोर्ट होती है ना, वो 2 स्टेजेस में हो सकती है। क्या क्या, एक तो होता है पीरियडिक बेसिस, पे। तो ये जनरली क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्टिंग होती है। इंटरनल ऑडिट में जो रिपोर्ट बनती है ना, जो रिपोर्ट दी जाती है मैनेजमेंट को, TCWG को, वो क्या दी जाती है, कब दी जाती है, क्वार्टरली बेसिस। देखो नॉर्मली डन ऑन क्वार्टरली बेसिस। नॉर्मली जब रिपोर्ट बनती है तो कब बनती है, क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट किया जाता है। अब जब क्वार्टरली बेसिस पे जो रिपोर्ट बनेगी उसमें वो क्या करेगा, वो पूरी डिटेल्स डाल देगा, जो जो उसने काम किया, सारी की सारी बातें उसके अंदर डाल देगा रिपोर्ट के अंदर। तो ये इसके अंदर लिखा है, ऑन पीरियडिक बेसिस बनेगी, जो कि नॉर्मली कब बनती है, क्वार्टरली बेसिस पे बनती है, हर क्वार्टर के एंड में। और इसके अंदर क्या करेगा, एक कैसी रिपोर्ट बनाएगा, कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बनाएगा ऑफ ऑल एक्टिविटीज, जो जो उसने काम किया। कंप्रेहेंसिव मतलब डिटेल रिपोर्ट बनाएगा ऑफ ऑल एक्टिविटीज। और किसको सबमिट कर देगा, ऑडिट कमेटी को। अब किसी स्टूडेंट के मन में डाउट आ गया होगा, सर डायरेक्टली ऑडिट कमेटी कैसे लिख दिया, तो ऐसे नहीं लिख दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएगी। जैसे ही रिपोर्ट बनेगी सबसे पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी, मैनेजमेंट के पास जाएगी, फिर जाएगी किसके पास, ऑडिट कमेटी के पास। इस तरह से होगा। तो ये होगी एक स्टेज, मैंने समझा दिया। अब आगे दूसरी स्टेज, और कब रिपोर्टिंग होगी, देखो क्या है, एट एंड ऑफ पर्टिकुलर असाइनमेंट। जैसे ही कोई असाइनमेंट इंटरनल ऑडिटर का कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो इंटरनल ऑडिटर को बोला गया था कि तू क्या कर, तू रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर दे, कि हमारी रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मान लो जैसे ही वो काम कंप्लीट कर दिया इंटरनल ऑडिटर ने, जैसे ही उसकी ऑडिट कर दी, और क्वार्टर अभी एंड भी नहीं हुआ, तो उसको वेट नहीं करना क्वार्टर एंड का,
जैसे ही उसने काम कंप्लीट कर दिया, उसे क्या करना है, तुरंत रिपोर्ट बना के दे देनी है, तुरंत ही क्या करनी है, रिपोर्ट बना के दे देनी है। तो उसे क्या करना है, उस रिपोर्ट में जो जो उसको गड़बड़ियाँ मिली, जो जो फाइंडिंग्स मिली, ऑब्जर्वेशन मिली, वो उसको क्या कर देनी है, रिपोर्ट में बता देनी है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, बस देखो दिखा देता हूँ। एट एंड ऑफ पार्टिकुलर असाइनमेंट क्या करना है, इसे जो जो इसे कमियाँ मिली, की ऑब्जर्वेशन मतलब कमियाँ मिली, जो भी गलतियाँ मिली, उसको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करना है और ओडीटी को इश्यू करना है। ओडीटी का मतलब वही, अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट है तो मैनेजमेंट, और अगर फाइनल रिपोर्ट है तो ऑडिट कमेटी या TCWG। तो इस तरह से तो ये हो गई स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग। 2 स्टेजेस में होती है। तो क्वार्टरली बेसिस, हर क्वार्टर के एंड में क्या करेगा, पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाएगा और ऑडिट कमेटी को दे देगा। और दूसरी स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज क्या है, जैसे ही कोई असाइनमेंट, पर्टिकुलर असाइनमेंट कंप्लीट हो गया तो तुरंत ही, फिर वेट नहीं करेगा क्वार्टर एंड होने का, तुरंत ही उस पर रिपोर्ट बनाएगा और ऑडिट को इश्यू कर देगा, मतलब मैनेजमेंट को या ऑडिट कमेटी को। तो स्टेजेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। एकदम सिंपल सा टॉपिक और इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट आया की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। जैसे हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर रिपोर्ट पढ़ते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं, इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट के एलिमेंट्स। वहाँ पे क्या होते हैं एलिमेंट्स वगैरह, टाइटल, एड्रेस, ओपिनियन, पैरा वगैरह। अब यहाँ पे ऐसे नहीं क्या बोला इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, यहाँ पे बोला कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि यही फॉर्मेट यूज़ करो, लेकिन कुछ पॉइंट्स बता दिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बता दिए। तो देखो क्या क्या, एकदम सिंपल से हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। याद करो, हमने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा था ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो बता देगा इंटरनल ऑडिटर कि मेरे ऑब्जेक्टिव स्कोप में क्या क्या कवर था, मेरे ऑब्जेक्टिव स्कोप में क्या क्या कवर था, वो बता देगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। दूसरा देखो कितना लॉजिकल है। याद करो, हम स्टैंडर्ड ऑडिट में जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें क्या लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं कि जो हमने ऑडिट करी है वो जो हमने ऑडिट करी वो कैसे करी है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करी है, हम ये लिखते हैं। कहाँ पर, स्टैट ऑडिट के अंदर, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर जो हम रिपोर्ट बनाते हैं वहाँ पे ऑडिटर साफ साफ लिखता है कि जो हमने ऑडिट करी है वो कैसे करी है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसी तरह से इंटरनल ऑडिटर में क्या बताएगा, इंटरनल ऑडिट के अंदर इंटरनल ऑडिटर साफ साफ बताएगा कि जो मैंने इंटरनल ऑडिट करी है वो मैंने कैसे करी है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग। इंटरनल ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो हमारे कोर्स में कवर नहीं है, लेकिन इस तरह से ही लिखेगा रिपोर्ट के अंदर। तो सेम पॉइंट हो गया। उसके बाद बताओ स्टैट ऑडिट की जो अपनी रिपोर्ट होती है उसमें क्या आता है, एक पैरा, ओपिनियन पैरा। सबसे मेन पैरा होता है ना ओपिनियन पैरा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, वही तो बताता है ओपिनियन पैरा में। अब यहाँ पे क्या होता है बताओ, यहाँ पे क्या काम करता है, क्या यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ये चेक करता है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है क्या, ये तो चेक करता नहीं है। क्या चेक करता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं, कई चीज़ें चेक करता है और देखता है कि वहाँ पे क्या क्या कमियां मिली, और जैसी कमियां मिल जाती है तो मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करता है। ये तो काम करता है मेन काम, कि कमियां पता लगाता है और जो कमियां मिलती है उनके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करते हैं मैनेजमेंट को। तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट में वही बातें डालेगा, क्या करेगा, जो भी कमियां मिली, की ऑब्जर्वेशन मिली, उनकी समरी रिपोर्ट में डाल देगा, और जो भी करेक्टिव एक्शन होंगे जो सजेस्ट किए उनकी समरी भी क्या करेगा, रिपोर्ट के अंदर डाल देगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, ये फालतू से है, नेचर ऑफ एश्योरेंस, कि एश्योरेंस कैसी थी, लिमिटेड, मॉडरेट या फिर रीजनेबल। स्टैट ऑडिट में तो क्या होती है एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस होती है, लेकिन यहाँ पे जो एश्योरेंस होगी ना कोई सी भी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है, मॉडरेट भी, या फिर रीजनेबल भी, कोई सी भी एश्योरेंस हो सकती है। ये अब आप बोलोगे सर डिपेंड कैसे करेगा कि लिमिटेड होगी, मॉडरेट होगी, रीजनेबल। ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसको कितनी मेहनत करने के लिए बोला गया था। याद करो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर जो काम कर रहा है, यहाँ पे किसके लिए काम कर रहा है, मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, TCWG ऑडिट कमेटी के लिए काम कर रहा है। तो TCWG ऑडिट कमेटी ने अगर मान लो इसको बोला था कि तेरे को अच्छे से मेहनत करनी है, तो ये क्या करेगा, फिर तो ये रीजनेबल एश्योरेंस देगा, इस अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके जो पॉइंट है बहुत ईजी है, यहाँ पे मेमोरी नोट बनाने की नीड नहीं है। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है एकदम सेम है, कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे अलग नाम से दे दिया, यहाँ पे अलग नाम से, और देखो पॉइंट्स भी लगभग सेम है। इधर क्या था ऑब्जेक्टिव स्कोप, यहाँ पे भी स्कोप। यहाँ पे क्या था, समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन, समरी ऑफ करेक्टिव एक्शन, ये था। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लैंग्वेज चेंज कर दी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स और करेक्टिव एक्शन, वही चीज, 2 पॉइंट नए डाल दिए, क्या, ऑडिट पीरियड कवर्ड, और लास्ट देखो ये एकदम लॉजिकल है, रेस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, जैसे ही इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, उसको कमियां मिलती हैं तो वो क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है, जहाँ पे भी कंट्रोल्स में वीकनेस वगैरह मिली तो उनको रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, और साथ ही साथ करेक्टिव एक्शन भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट को सजेस्ट करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करते हैं ना, उस टाइम पे मैनेजमेंट कुछ एक्शंस को एग्री कर लेता है कि भाई इंटरनल ऑडिटर तूने मुझको ये 15 एक्शन बताए, इसमें से ये 10 एक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, ये मैं वास्तव में इंप्लीमेंट करूंगा। इस तरह से मैनेजमेंट बात करता है। तो वही बात हम क्या करेंगे, रिपोर्ट के अंदर डालेंगे कि रेस्पॉन्स रिसीव्ड, कि जो मैनेजमेंट वगैरह उन्होंने कौन कौन से एक्शन को एग्री किया। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, सेम टू सेम।
तो एग्जाम में अगर की एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आए तो आपको की एलिमेंट्स लिखना है, कंटेंट पे है तो आपको ये वाले लिखने पड़ेंगे। लेकिन दोनों लैंग्वेज एज इट इज याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इस कारण से देखो यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं किया गया, इसको बस रीड करना है, हमेशा हमेशा आपको रीड करना है। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, ये टॉपिक भी रीड करने वाला है, फालतू सा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, तो अपने जो जो काम किया वो तो डॉक्यूमेंट कर ही रहा है, उसके अलावा जो इसने ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट बनाई ना, जो भी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई हो फाइनल रिपोर्ट, उनकी कॉपीज लेगा, उनकी क्या करेगा, कॉपी लेगा और अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर देगा, उनके अपनी फाइल में डाल देगा, अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट कर देगा उसको। और नेक्स्ट देखो, ये भी रीड कर लेना, क्या है, मैनेजमेंट एक्शन प्लान में बी काउंटर साइंड बाई रेस्पेक्टिव मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे ही इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है, करेक्टिव एक्शन क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ एक्शन को एग्री करता है। तो मैनेजमेंट कुछ एक्शन को जो एग्री कर रहा है वो सिर्फ बोल के एग्री नहीं करेगा, उससे साइन भी करवाने होते हैं। उससे क्या करवाने होते हैं, साइन करवाने होते हैं कि आप कौन कौन से एक्शन को एग्री कर रहे हो, कि कौन कौन से एक्शन आप वास्तव में फ्यूचर में इंप्लीमेंट करोगे, साइन करवाना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट कर देगा, वो चीज़ें भी डॉक्यूमेंट कर देगा। तो इसको रीड करना है, क्योंकि ये याद नहीं रहते। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जगह आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे होते हैं, हजारों डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं सिर्फ 2 लिखे हैं, तो हमें क्या याद रहेगा एग्जाम में कि ये वाले 2 लिखने हैं, कभी भी याद नहीं हो पाते क्योंकि बहुत जगह आएंगे पूरी ऑडिट में। इस कारण से इनको रीड जरूर कर लेना, लेकिन गलती से एक याद हो जाए तो एक याद कर लेना, और नहीं तो दोनों तो रीड ही करने हैं बस। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, देखो फॉलो अप। नाम से ही समझ आ रहा है क्या करना है, जो भी काम किया उसको क्या करना है, फॉलोअप करना है। फॉलोअप का जो काम है ना, ये इंटरनल ऑडिट के केस में ही होगा, ये अपने स्टैट ऑडिट में तो होता नहीं है, तो किस में होगा, इंटरनल ऑडिट में। क्यों, इंटरनल ऑडिट के अंदर देखो, इंटरनल ऑडिटर कर क्या रहा है, जो भी कमियां होती है मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, और क्या करता है, करेक्टिव एक्शंस भी सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है कि आप ये एक्शंस लो। तो जैसे ही क्या करेगा, नेक्स्ट क्वार्टर की ऑडिट करने स्टार्ट करेगा ना इंटरनल ऑडिट, तो चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने वो एक्शंस इंप्लीमेंट किए कि नहीं किए। इसे ही बोला जाता है फॉलोअप, बस इसे ही बोला जाता है फॉलोअप। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉलोअप। तो देखो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें क्या बताई गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इंटरनल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बताया मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट एक्शंस, कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्शंस लेने की। एक्शंस तो मैनेजमेंट ही लेगा, इंटरनल ऑडिटर का काम तो रिव्यू करना है और एक्शंस को सजेस्ट करना है कि कौन से एक्शन लो। मैनेजमेंट का काम है एक्शंस इंप्लीमेंट करना है एक्चुअल में। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। फिर बताया गया इंटरनल ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बताओ क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंटरनल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉलोअप करने की, कि वास्तव में मैनेजमेंट ने एक्शंस इंप्लीमेंट करे कि नहीं करे, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बस इसी बात को आईसी ने डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया। देखो आईसी ने क्या लिखा है, इंटरनल ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, कि लास्ट क्वार्टर जो भी इश्यूज आए थे, जो भी गड़बड़ियाँ मिली थी, वो गड़बड़ियाँ सही हुई कि नहीं हुई। सही का मतलब मैनेजमेंट ने एक्शंस लिए कि नहीं लिए। तो उसी बात को ऐसे ने क्या कर दिया, फॉलोअप को ही डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया। तो हमने दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी जान ली कि मैनेजमेंट की क्या है और इंटरनल ऑडिटर की क्या है। तो मैनेजमेंट की तो क्या है, एक्शंस लेना, एक्शंस को इंप्लीमेंट करना, और इंटरनल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉलोअप करना कि एक्चुअल में मैनेजमेंट ने एक्शंस लिए या फिर नहीं लिए। अब ये काम करेगा कैसे, इंटरनल ऑडिटर फॉलोअप करेगा कैसे, ये आगे की 2 पॉइंट्स में बताया कैसे करेगा। इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करेगा कि मैनेजमेंट ने फॉलोअप एक्शंस लिए कि नहीं लिए। सबसे पहले क्या करेगा कि मैनेजमेंट ने एक्शंस लिए कि नहीं लिए। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का तो काम है एक्शंस इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहले क्या करेगा, ऑडिटर रिव्यू करेगा कि मैनेजमेंट ने एक्शंस लिए कि नहीं लिए। और उसने देखा कि अगर मैनेजमेंट ने एक्शंस नहीं लिए, नॉट इंप्लीमेंटेड, तो क्या करेगा, मैनेजमेंट से जाकर रीजन पूछेगा कि आपने भी क्यों नहीं लिए एक्शन, आपने क्यों एक्शन नहीं लिए। और साथ ही साथ एक काम और करता है, मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन भी दे देता है। मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन भी दे देता है कि जिन एरियाज की रिगार्डिंग आपने एक्शन नहीं लेना, उनमें आपको इतना इतना नुकसान हो सकता है। ये बात भी रिकमेंड कर देगा कि जिन एरियाज की रिगार्डिंग आपने एक्शन इंप्लीमेंट नहीं किए, उनमें आपको कितना नुकसान होगा, वो चीज़ भी बता देता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मैनेजमेंट एक्शन इंप्लीमेंट कर देता है तो क्या करेगा, देखेगा रिव्यू दी एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, कि मैनेजमेंट ने कितने हद तक एक्शंस को इंप्लीमेंट किया है, और जहां पे इसने एक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं किया वहां पे क्या करेगा, वही सेम काम रीजंस पूछेगा मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट को क्या कर देगा, रिकमेंडेशन देगा कि जिन एरियाज में आपने एक्शंस इंप्लीमेंट नहीं किए वहां पे आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे सिंपल सा टॉपिक है लेकिन आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो ये एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वार्टर में देखो एग्जाम्पल लो, इंटरनल ऑडिटर ने लास्ट क्वार्टर की भी इंटरनल ऑडिट की थी। तो लास्ट क्वार्टर में इसको 10 एरियाज में क्या मिले, कंट्रोल्स वीक मिले। लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ,
लास्ट क्वार्टर में उसको 10 एरियाज में कंट्रोल्स वीक मिले, तो कंट्रोल्स वीक मिले तो उसने क्या किया, मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया और उसने करेक्टिव एक्शन भी सजेस्ट करे। अब क्या हुआ, करंट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने इन 10 एरियाज में से 7 एरियाज में तो क्या कर लिया, इन 7 एरियाज में तो एक्शन इंप्लीमेंट कर दिए, 7 में तो क्या कर दिया, एक्शन इंप्लीमेंट कर दिए, लेकिन 3 में क्या किया, 3 एरियाज में एक्शन को इंप्लीमेंट नहीं किया। तो बताओ जिनके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने एक्शन इंप्लीमेंट कर दिए उनमें तो क्या करना रहेगा, उनमें तो इंटरनल ऑडिटर को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, उनके रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर को कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पे क्या करेगा, इग्नोर करेगा। लेकिन जो 3 एरियाज है जहाँ पे मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिए उनके रिगार्डिंग क्या करेगा, उनके रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट से जाके रीजन पूछेगा कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिए, और साथ ही साथ मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन भी देगा कि जिन एरियाज में, इन 3 एरियाज में जिनमें आपने जिन 3 एरियाज के रिगार्डिंग आपने एक्शन नहीं लिए वहाँ पे आपको कितना नुकसान हो सकता है वो बात भी रिकमेंड कर देगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट आओ फॉलोअप के अंदर ही देखो एक टॉपिक हो रहा है एक्शन टेकन रिपोर्ट। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ऊपर हमने जो पढ़ा ना ये तो था थ्योरेटिकल। अब यही बात क्या करनी है, इसको रिपोर्ट के अंदर डालनी है। ऑडिटर को क्या करना है, ऊपर वाली बात ही रिपोर्ट के अंदर डालनी है। तो रिपोर्ट में क्या क्या डालेगा, देखो क्या क्या डालेगा, टिपिकल एक्शन टेकन रिपोर्ट में इंक्लूड दी फॉलोइंग, क्या क्या डालेगा रिपोर्ट के अंदर, तो डालेगा ये रेफरेंस टू प्रीवियस ऑडिट इश्यूज की लास्ट क्वार्टर जो ऑडिट करी थी उसमें क्या क्या गलतियां मिली वो डाल देगा। फिर एक्शंस एग्रीड बाय मैनेजमेंट ने, जब इसको गलतियां मिली थी तो इसने क्या क्या था, मैनेजमेंट को कुछ एक्शन रिकमेंड करे थे, तो उन एक्शन में से कौन कौन से एक्शन मैनेजमेंट ने एग्री करे वो डालेगा। फिर अब करंट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने एक्शन वास्तव में इंप्लीमेंट किए या फिर नहीं किए, किस किस एरिया के रिगार्डिंग एक्शन इंप्लीमेंट किए और किस एरिया के रिगार्डिंग एक्शन इंप्लीमेंट नहीं किए, वो बात भी क्या कर देगा, अपने इस रिपोर्ट में डाल देगा। अब बताओ जहाँ पे वो इंप्लीमेंट कर देता है वहाँ पे तो क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, लेकिन जहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करता वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट से रीजन पूछता है और उसको रिकमेंडेशन भी देता है कि जिन एरियाज में आपने इंप्लीमेंट नहीं किया वहाँ पे आपको क्या नुकसान हो सकता है। देखो वही लिखा है रेसिडुअल रिस्क फॉर एन अनइम्प्लीमेंटेड एक्शन। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, क्या क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग डेट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। इसका मतलब क्या है, इसको मैं उस एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखो हमारे एग्जाम्पल में क्या थे, 3 एरिया थे जहाँ पे मैनेजमेंट ने एक्शंस नहीं लिए थे। अब मान लो एक एग्जाम्पल लो, इन 3 एरियाज में से एक एरिया, 1 एरिया था क्या था, क्रिटिकल, बहुत खतरनाक एरिया था जहाँ पे इमीडिएट एक्शन की नीड थी। एग्जाम्पल जो एरिया था वो कौन सा था, लॉज एंड रेगुलेशन के कंप्लाइंस वाला एरिया था। वहाँ पे एंटिटी के क्या थे, कंट्रोल्स वीक, और एंटिटी क्या नहीं कर रही, अभी भी वहाँ पे एक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर रही, वहाँ पे अभी भी एंटिटी क्या कर रही है, कंट्रोल्स को बेकारी पड़े रहने दे रही है। तो इससे क्या होगा, एंटिटी बर्बाद हो सकती है बुरी तरह। इस कारण से ऑडिटर क्या बोलेगा कि ये जो तुम्हारा एक एरिया है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन वाला, ये क्रिटिकल एरिया है, इसमें तो आप तुरंत ही एक्शन लो, इसके अंदर तो नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, इस तरह से बता देगा। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट फॉलोअप वाला पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें देखो जब मैं एक चीज बता देता हूँ, फॉलोअप पे जब भी क्वेश्चन आए ना, फॉलोअप वाले क्वेश्चन पे, तो आप ये दोनों ही लिख दो, क्योंकि ऐसे का कोई भरोसा नहीं, ऐसे कौन सा आंसर लिख दे, तो आपको दोनों लिखना है ये। और लेकिन जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है इसमें 5 पॉइंट्स है, इसमें ओनली 4 याद करना, ओनली 4 आपको लर्न करने हैं, इसमें कोई भी मेमोरी वर्ड नहीं बना रहा क्योंकि एकदम इजी पॉइंट्स है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये वाला टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमने कहाँ पढ़ रखा है, ऐसे 610 में। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में, ये वैसे हमने पूरा पढ़ाई है लेकिन वापस दिखा देता हूँ। देखो इंटरनल ऑडिट कौन करता है, बाहर का बंदा भी कर सकता है या पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, ये लिखा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का बंदा भी कर सकता है या बाहर का बंदा भी। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट है बताओ वो कौन कर सकता है, वो बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ये हो गया पहला पॉइंट, कितना ईजी है। सेकंड आओ एग्जामिनेशन, इंटरनल ऑडिटर बताओ क्या एग्जामिन करता है, क्या चेक करता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं, तो वही लिखा है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक्यूरेट है कि नहीं, तो वही लिखा है, देखो एग्जामिन दी एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट इंटरनल ऑडिटर को बताओ कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पे जो बड़े लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, TCWG, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी, वो अपॉइंट करते हैं, देखो बाई ऑडिट कमेटी और बोर्ड। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर को बताओ कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या फिर कभी कभी BOD भी अपॉइंट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूजर्स ऑफ रिपोर्ट, कि जो इंटरनल ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा कौन यूज करेगा, बताओ थर्ड पार्टी यूज करेगी क्या, नहीं, कौन यूज करेगा, टॉप मैनेजमेंट के लोग, कौन यूज करेगा, टॉप मैनेजमेंट के लोग। और कभी कभी स्टैट ऑडिटर भी यूज कर लेते हैं, ये हमने कहाँ देखा था, ऐसे 610 में, कि स्टैट ऑडिटर भी क्या कर लेते हैं, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज कर लेते हैं। लेकिन बताओ एक्सटर्नल ऑडिटर में यूजर्स ऑफ रिपोर्ट कौन है, कौन यूज करता है, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ये यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिपोर्टिंग, बताओ इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या चीज रिपोर्ट की जाएगी, क्या रिपोर्ट करते हैं हम, जो भी हमें वीकनेस मिली कंट्रोल्स के अंदर वही तो करेंगे, तो ये लिखा है
ऑन वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में हम क्या रिपोर्ट करते हैं स्टैट ऑडिट में, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, तो वही लिखा है ऑन ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट क्या है, ऑडिटर का स्टेटस बताओ। इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, इवन एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर में एम्प्लॉय जो है वो स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता, एम्प्लॉय नहीं बन सकता, तो ये लिखा है कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, एकदम सिंपल था, सारी बातें ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इसका आपको मैं मेमोरी नोट बनवा देता हूँ, इसका मेमोरी नोट लिखो पोस्ट। अब देखो इसका मेमोरी नोट लिख लो पोस्ट। पी से परफॉर्म बाई अपॉइंटमेंट, यूजर्स ऑफ रिपोर्ट, यू से, और एस से क्या होगा ऑडिटर स्टेटस, ए से एग्जामिनेशन। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ डिफरेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, ऑडिट ट्रेल। अब ये अलग चीज आ गई, ऑडिट ट्रेल होता है क्या, इसको मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसका एक फीचर है, तो ये क्यों लगाया जाता है ये फीचर, ये क्या करता है, डाटा में जो भी चेंजेस किए जाते हैं ना, डाटा के अंदर जो भी चेंजेस किए जाते हैं उसके रिकॉर्ड को ये मेंटेन कर लेता है। ऑडिट ट्रेल का फीचर करता क्या है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक फीचर होता है, और ये फीचर करता क्या है, डाटा के अंदर जो भी चेंजेस किए जाते हैं उसके रिकॉर्ड को ये मेंटेन कर लेता है। क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ये रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है कि जो चेंजेस किए गए कब किए गए, किस बंदे ने चेंज किए और क्या चेंजेस किए, कब चेंजेस किए गए, क्या चेंजेस किए गए और किस बंदे ने चेंजेस किए, सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। और कैसे चेंज और किस बंदे ने चेंज किए तो उसका नाम उसके नाम को रिकॉर्ड नहीं करता, उसकी यूजर आईडी होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है कि किसने चेंजेस किए, उसकी यूजर आईडी को रिकॉर्ड कर लेता है। अब देखो, अब आप सोचो अगर मान लो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर ना हो तो क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐरा गैरा बंदा आके डाटा में चेंजेस कर देगा, क्या करेगा, डाटा के अंदर चेंजेस कर देगा और फिर पता ही नहीं लगेगा कि क्या चेंजेस किए गए। उससे क्या होगा, जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, मिसलीडिंग हो जाएंगे, और फिर उनको सही करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस कारण से ऑडिट ट्रेल का फीचर होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने दो चीज़ देख ली, मीनिंग और रिकॉर्ड्स मेंटेन। अब है इंटरनल कंट्रोल्स, कि इस ऑडिट ट्रेल के फीचर पे क्या क्या कंट्रोल्स लगाए जाने चाहिए। अब आप बोलोगे सर इस पर कंट्रोल्स क्यों लगाने हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कुबद्दी लोग भी होते हैं, तो कुबद्दी लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिट ट्रेल के फीचर को एक्सेस करके इसकी प्रोग्रामिंग को ही चेंज कर सकते हैं, इसकी जो कोडिंग है उसको ही चेंज कर सकते हैं, या फिर जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है क्या कर सकते हैं, उसमें एक्सेस करके इसको डिसेबल कर सकते हैं कि इसको ही बंद कर दे। अगर इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड मेंटेन होंगे ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण से क्या होगा, इस कारण से मैनेजमेंट को क्या करने पड़ेंगे, कुछ कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे ताकि जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है अच्छे से चलता रहे, वो कोई भी जाके इसको डिसेबल ना करे। तो क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। अब ये कंट्रोल्स क्या क्या होंगे वो हम देखने जा रहे हैं, ये कंट्रोल्स क्या क्या होंगे ताकि जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है अच्छे से चलता रहे और कोई भी जाके इसको डिसेबल ना कर दे। तो देखो पहला एकदम फालतू बताया, पहला पॉइंट फालतू बताया और बाकी एकदम अच्छे हैं। पहला क्या बताया गया है कि ऐसे कंट्रोल्स लगाओ कि जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है ये डिसेबल ना हो, ऐसे कंट्रोल्स लगा दो कि ऑडिट ट्रेल का फीचर हो डिसेबल ना हो। बताया नहीं कि क्या कंट्रोल लगाने, बस बोल दिया कि ऐसे कंट्रोल लगाओ कि ये जो फीचर है डिसेबल ना हो। अब दूसरा देखो क्या है कि ऑडिट ट्रेल के एक्सेस है, ऑडिट ट्रेल का एक्सेस क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा जाके उसको एक्सेस कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके एक्सेस को क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो। एग्जांपल लूँ, मान लो सिर्फ 3 बंदों को अलाउ कर दो। एग्जांपल कि किसी ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, ओनली 3 बंदों को अलाउड किया, ए बी सी, बस इनको अलाउ किया कि ये 3 बंदे क्या कर सकते हैं, ऑडिट ट्रेल के फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर आईडी असाइन कर दो। क्या कर दो, ए को यूजर आईडी दे दो, बी को भी दे दो, सी को भी दे दो, तीनों को क्या कर दो, यूजर आईडी दे दो, ताकि ये क्या कर सके, एक्सेस कर सके। और अगर ये चेंज भी करते, मान लो एक अगर मान लो क्या करता है, ये क्या करता है, डाटा को चेंज करता है, तो पता लग जाएगा कि किसने चेंज किया, ए ने ही चेंज किया। क्यों, क्योंकि आपने उनको यूजर आईडी असाइन कर दी, इस कारण से। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि जो चेंजेस होने चाहिए ये भी क्या होने चाहिए, ऑथराइज कर दो। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो जैसे अपने एग्जांपल में हमने क्या लिया, 3 बंदों को पावर दी, किसको, ए को, बी को और सी को, 3 को पावर दी कि 3 ही क्या कर सकते हैं, उस ऑडिट ट्रेल का एक्सेस कर सकते हैं। अब इन 3 बंदों को घमंड में नहीं आना कि देखो हम कितने बड़े हैं, सिर्फ हम 3 को क्या किया गया, अलाउ किया गया है। तो अब ऐसा नहीं, तो अब ये ऐसा ना सोचे कि हमको तो अलाउ कर ही दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑडिट ट्रेल के फीचर को एक्सेस करेंगे, उसमें चेंजेस करते रहेंगे, ऐसा नहीं। तो उनको क्या करना है, तो अब क्या करना रहेगा कि ये चेंजेस भी क्या होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक दूसरे बंदे को एक पावर दे दो। जैसे मैं एग्जांपल हूँ मिस्टर जेड, इसको पावर दे दी गई कि इसकी अप्रूवल के बिना ए बी सी चेंजेस नहीं कर सकते, इसकी अप्रूवल के बिना ए बी सी ऑडिट ट्रेल फीचर को एक्सेस करके वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाटा को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मान लो ये नाम का बंदा है, इसके पास क्या है, पावर है, क्या पावर है कि ये ऑडिट ट्रेल का एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर मान लो ये चेंज करना चाहता है, ये अगर क्या करना चाहता है, डाटा में चेंजेस करना चाहता है,
ए नाम का बंदा डाटा में चेंजेस करना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इस मिस्टर जेड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये भी क्या लगा दो, ये कंट्रोल लगा दो ताकि गलतियां ना हो। अब अगला लास्ट देखो एकदम इजी है, पीरियडिक बैकअप ऑफ ऑडिट ट्रेल्स। ऑडिट ट्रेल क्या करता है बताओ, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो क्या करो, ये ऑडिट ट्रेल का फीचर है, ये भी तो क्या है, एक फीचर ही तो, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, तो ये भी तो खराब हो सकता है। तो अगर ये खराब हो गया तो सारा का सारा ये जो रिकॉर्ड ये मेंटेन करता है सारा उड़ जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो क्या करो, टाइम टू टाइम इसके बैकअप लेते रहो, इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसका बैकअप लेते रहो। बस इतने से इंटरनल कंट्रोल है। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो ये ऑडिट ट्रेल भी हमने पढ़ लिया। पहले मीनिंग देखी हमने, सिंपल सी मीनिंग है, क्या करता है, डाटा में जो भी चेंजेस किए जाते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। फिर हमने देखा क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और फिर इस ऑडिट ट्रेल पे क्या क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए ताकि ये अच्छे से चलता रहे, कोई भी जाके इसको डिसेबल ना करे। तो क्या क्या इस पर कंट्रोल्स होने चाहिए, तो याद कर लेना। कंट्रोल्स वाले में आपको मेमोरी वर्ड नहीं बना रहा, अगर आपको खुद को बनाने तो आप बना लेना। इस कंट्रोल्स वाले का मैं आपको निमोनिक नहीं बनवा रहा, अगर आपको बनाना है तो आप बना लेना, वैसे इजी से पॉइंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये फालतू सा टॉपिक है एकदम, इंटरनल ऑडिट एज ए मैनेजमेंट फंक्शन। देखो मैनेजमेंट फंक्शन ये हम काम पढ़ते हैं क्लास 11th 12th में पढ़ते हैं हम। मैनेजमेंट फंक्शन क्या होते हैं, 5 मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप बोलोगे कि सर हम ये यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं 11th 12th की बात, तो देखो यहाँ पे 5 फंक्शन में एक फंक्शन क्या आया, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग आया। और इंटरनल ऑडिट हमारी किसकी बात करता है, कंट्रोलिंग की। तो ये बात लिख दी, इंटरनल ऑडिट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंट्रोलिंग। कैसे बताओ, पूरे चैप्टर में ये तो पढ़ रहे हैं कि कैसे बात करते हैं इंटरनल ऑडिट कंट्रोलिंग की। ये क्या करता है, कंट्रोल्स चेक करता है, अगर वो बेकार होते हैं, अगर वो वीक होते हैं कंट्रोल्स, तो उन वीक कंट्रोल्स को क्या करता है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है और क्या करता है, करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करता है। तो ये बात लिखिए, क्या करता है, रिपोर्ट ऑन एरिया ऑफ वीक इंटरनल कंट्रोल्स एंड सजेस्ट स्टेप्स, क्या करता है। तो वही बात यहाँ पे लिख दी, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। देखो ऐसे का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ ले, इसलिए इसको रीड हमेशा करना। इतने सिंपल पॉइंट लिखे हुए हैं कि रीड करते भी आपको याद हो जाएगा। अब आजा लास्ट टॉपिक, ये भी एकदम इजी था, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई एम्प्लॉई एट्रिशन रेट। हाई एम्प्लॉई एट्रिशन रेट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या कर रहे हैं, जॉब छोड़ के जा रहे हैं, भयंकर रूप से जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिटर को बोला जा सकता है कि तू ये चेक कर कि जॉब छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये आराम से बोला जा सकता है। क्यों, एक याद करो, इंटरनल ऑडिटर का काम क्या था, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये चेक करना भी इंटरनल ऑडिटर का काम होता है। तो उसको बोला जा सकता है कि तू चेक कर कि एम्प्लॉइज इतनी बड़ी मात्रा में जॉब छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो जब इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा तो उसको कई सारे रीजन मिल सकते हैं, वो रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या हो सकता है, थोड़े से पढ़ देता हूँ मैं स्पीड से। जो भी स्ट्रेस हो सकता है कि उन एम्प्लॉय से भयंकर रूप से गधों की तरह काम लिया जा रहा है, 15 घंटे 18 घंटे काम करवाया जा रहा है, इसलिए जॉब छोड़ के जा रहे हैं। अनबियरेबल बिहेवियर ऑफ सीनियर स्टाफ, जो सीनियर्स है वो क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपना काम भी जूनियर से करवा लेते हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं, ये रीजन हो सकता है। सेफ्टी फैक्टर्स कि ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करवा रहे हैं, एम्प्लॉय से काम तो खूब करवाते हैं और वो भी डेंजरस एरिया में काम करवाते हैं, लेकिन जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो कुछ भी नहीं देते, तो ये रीजन हो सकता है। और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, कि ऑर्गेनाइजेशन वाले काम तो खूब करवाते लेकिन प्रमोशन वगैरह नहीं देते। लो मॉनेटरी बेनिफिट, काम खूब करवाते बोनस वगैरह नहीं देते। लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम्स, जो भी लेबर वेलफेयर स्कीम्स होती है, पीएफ ग्रेचुटी, उनका फायदा भी नहीं देते। इस कारण से एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं। तो ये रीड करोगे अपने आप ही 4-5 पॉइंट याद हो जाएंगे, बस वो याद कर लेना, इतना ईजी सा टॉपिक है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ा स्पीड से करेंगे हम क्वेश्चन, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो करवा दूंगा। देखो एक क्वेश्चन 3 देख लो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी, क्या है, देखो प्राइवेट लिमिटेड है, इसका क्या दे रखा है, कई सारे सेगमेंट्स के, इसके वेरियस सेगमेंट के टर्नओवर दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस मतलब क्या होगी, पेड ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन बताइए क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अभी पूछ रहा है, यहाँ पे देखो लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस एंटिटी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये पूछ रहा है कि ये जो कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है कि नहीं, इसको इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी है कि नहीं। तो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 कंडीशन होती है, एक टर्नओवर वाली और एक लोन्स एंड बोरिंग वाली। तो यानी जो पेड ऑफ शेयर कैपिटल दे रखी है इसको अपने को इग्नोर करना है, इसको क्या करना है, अपने को इग्नोर करना है। अब एक चीज़ और देखो, इस क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है ना 2 ईयर्स का दे रखा है, एक तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, मतलब करंट ईयर का दे रखा है, प्रीवियस ईयर का भी। तो हम कब का चेक करते हैं बताओ, कंडीशन चेक करते हैं करंट ईयर के प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर की चेक करते हैं। तो यानी ये जो डाटा हो गया फालतू हो गया, हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का देखना है। अब देखो टर्नओवर देखो कितना है, तो ये वेरियस सेगमेंट का दे रखा है, तो हमको इसको टोटल करना होगा। अगर आप ये टोटल करोगे तो आएगा 230 करोड़। तो बताओ टर्नओवर क्या हो गया, 200 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 200 करोड़ से ज़्यादा हो गया, यानी इसको क्या करवानी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट करवानी होगी। तो देखो आंसर में क्या क्या है, इसीलिए पहले पूरी थ्योरी लिख दी, लास्ट में लिख दिया कि देखो टर्नओवर कितना हो गया 230 करोड़, तो यानी इसको इंटरनल ऑडिट करवानी होगी।
अब देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ये आराम से हो जाएगा, आपसे हो जाएगा आराम से। ये और देख लेते हैं, देखो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्वेश्चन है। क्या पूछा क्वेश्चन में? क्रिटिकल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। स्टूडेंट ऐसे पढ़ते रहते हैं पूरा पूरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पूरा ही पढ़ना चाहिए, कई बार पूरे क्वेश्चन में बातें छुपी हुई होती है, लेकिन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है? क्रिटिकल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये कौन सा पूछा है? अपने एक टॉपिक था इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाला, वो टॉपिक पूछा है। देखो पूरे आंसर वही लिखा है, पूरा सेम वही आंसर लिखा है। अब ये तुमको पता कैसे लगेगा कि वही टॉपिक है? तो दिखा देता हूं मैं आपको कंसेप्ट बुक से। मैंने आपको बताया भी था, अभी पढ़ाया जब। देखो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन कैसे बनेगा? इस पे बनेगा, सब हेडिंग पे। सब हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म दी नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। और यही बात क्या लिखी है क्वेश्चन में? लिखी है ये बात क्या लिखी है क्वेश्चन के अंदर? लिखी है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाई इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये बात लिखी है। तो इस लाइन से हमें पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, ये एकदम ईजी है, ये भी आप आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो, सी देवा एक इंटरनल ऑडिटर है, इसको क्या बोला? इसको कंपनी ने बोला, इस इंटरनल सी देवा को कंपनी ने बोला कि तू क्या कर, तू हमारा कंप्लायंस ट्रैकिंग सिस्टम को मैनेज कर। क्या कर? मैनेज कर। फिर हमसे पूछा जा रहा है लास्ट में, कैन ही परफॉर्म सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज? क्या इंटरनल ऑडिटर ये काम कर सकता है क्या? मैंने क्या बताया था? ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं कर सकता, ये ओनली रिव्यू कर सकता है। तो वही बताया यहाँ पे कि ये मैनेज नहीं करेगा, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैनेज करना। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओनली ऑडिट करना या ओनली रिव्यू करना, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना सा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, या आप इजीली कर लोगे, ये भी हो जाएगा। देखो ये दिखा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है? स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग, हमने पढ़ी थी ना 2 स्टेजेस। और क्या पूछा? देखो की एलिमेंट्स पूछा है, की एलिमेंट्स। तो देखो आईसीएन में क्या लिखे हैं? की एलिमेंट्स ही लिखे हैं, यहाँ पे कंटेंट वाला नहीं लिखा। अब देखो लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? कंटेंट पूछा है, यहाँ पे की एलिमेंट्स नहीं लिखा। तो आईसीएन ने आंसर में देखो क्या लिखा है? कंटेंट, ऑडिट स्कोप, ऑडिट पीरियड, देखो वही लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रखना है कि पूछा क्या है आईसीएन ने। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सी संजना, ये क्या बनी है? अभी इंटरनल ऑडिटर बनी है, किसकी? अप स्केल लिमिटेड की। सी संजना क्या बनी है? इंटरनल ऑडिटर बनी है। अब सी संजना का जो स्टाफ है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, उसने इसको क्या बताया? मैनी प्रायर ऑडिट इश्यूज हाईलाइटेड इन दी प्रीवियस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स। डज सी हैव, किसकी बात हो रही है? संजना की। डज सी हैव एनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस रिगार्ड? ये ध्यान से देखो कि सी संजना क्या है? अप स्केल लिमिटेड की इंटरनल ऑडिटर है। सी संजना का जो स्टाफ है, इसके साथ जो काम करने गया है, उसने इसको क्या बताया? कई सारे इश्यूज बताए। जो लास्ट क्वार्टर इसने ऑडिट करी थी उसमें क्या क्या इश्यूज आए थे वो सब बताए। तो पूछा जा रहा है कि क्या सी संजना की लास्ट क्वार्टर में जो इश्यूज आए थे उनके रिगार्डिंग कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? बताओ, हमने इसके रिगार्डिंग क्या पढ़ा था? स्पेशल बात, फॉलोअप वाली बात पढ़ी थी। तो पूरा आंसर आपको क्या करना है? फॉलोअप वाला यहाँ पे डाल देना है, पूरा आंसर डाल देना है फॉलोअप वाला। तो देखो इसने क्या गड़बड़ी करी इस क्वेश्चन में? तो क्या करा? फॉलोअप का जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन था वो तो इस क्वेश्चन में डाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस वाले आंसर में क्या किया इन्होंने? एक्शन टेकन रिपोर्ट वाला आंसर डाल दिया। इस कारण से जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था आपको कि आप दोनों टॉपिक लिख दो। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आप थ्योरेटिकल वाला भी लिख दो और आप ये रिपोर्ट वाला आंसर भी लिख दो, ताकि आपके एग्जाम में नंबर ना कटे। तो ये हमारे क्वेश्चन भी हो गए। तो हमने एकदम डिटेल में रिविजन लेक्चर कर लिया है, एक सारे कंसेप्ट देख लिए, एक एक नोट्स मैंने आपको कंसेप्ट नोट्स की एक एक बातें एकदम डिटेल में समझाई है, और जो हार्ड क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।